हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस बार जो लगातार एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से लगातार सवाल आ रहे हैं, यानी निपुण भारत योजना 2023, उसी टॉपिक पर आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके बीच हाजिर हो फ्रेंड्स, चुके हैं। इस टॉपिक से अगर बात करें तो लगातार हर दिन कम से कम 2 से 3 नंबर पूछे जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी टॉपिक से लगातार 2 से 3 मार्क्स डेली पूछे जा रहे हैं। अगर आप 2 से 3 मार्क्स, जी हाँ फ्रेंड्स, 2 से 3 मार्क्स अगर आप कंफर्म कराना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को देखिए और आप 2 से 3 नंबर सीटेट में बिल्कुल कंफर्म कराइए। तो चलिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं बेहतरीन ढंग से, ताकि हमारे 2 से 3 नंबर सीटेट में ना छूटे। देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है निपुण भारत योजना 2023। भारत सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आगे लिखा है कि निपुण भारत की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को की गई है। जैसा कि हम आपको यहाँ दिखा देते हैं हाईलाइट करके, ये वाला पॉइंट पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई है। अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है निपुण भारत योजना 2023 का फुल फॉर्म। तो निपुण भारत योजना 2023 का जो फुल फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरिसी। जी हाँ फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरिसी, ये इसका फुल फॉर्म है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि इस योजना की जो है किस मंत्री ने इसको लागू किया है। तो इस योजना को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, जी हाँ, ये हाईलाइटेड आपको लाइन दिख रहा होगा, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसको लागू किया है। इन सारे पॉइंटों को आप लिख लें ताकि जब कुछ सवाल होंगे तो उन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट ये है कि इस शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है, उन सब पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी जो पॉइंट नज़र है हमारे सामने, इसमें कह रहा है कि शिक्षा नीति 2020 की मांग है कि सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता प्राप्त करना एक तत्काल राष्ट्र मिशन बनना चाहिए। अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस योजना को 17 भागों में विभाजित किया है। जैसा कि यहाँ आपको हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहा होगा कि इस योजना को 17 भागों में बांटा गया है। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर, ताकि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ उद्देश्य लिखा हुआ है। उद्देश्य ये है कि इस मिशन का उद्देश्य है कि 2026 से 27 तक प्राथमिक कक्षाओं में फलन यानी FLN, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे होंगे, फलन की सार्वभौमिक अधिकरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी पहलुओं में एक सक्षम वातावरण, यहाँ देखिए, एक सक्षम वातावरण बनाना, ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में वांछित सीखने को पूरी तरीके से दक्षता हासिल कर सके। जी हाँ फ्रेंड्स, अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक पॉइंट यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह वाला पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस मिशन का उद्देश्य कब तक रखा गया है? 2026 से 27 तक। उसके बाद अगला पॉइंट जो है ये FLN, जी हाँ फ्रेंड्स, इसका हम फुल फॉर्म भी आपको बताएंगे FLN का। तो फ्रेंड्स, इस FLN का फुल फॉर्म जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका हम लोग आगे फुल फॉर्म भी बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मेन पॉइंट आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। इसका उद्देश्य कब तक है? 2026 से 27 तक। ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका उद्देश्य कब तक है, और FLN का यानी फलन का फुल फॉर्म। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, FLN का फुल फॉर्म यहाँ देख लीजिए। आपको ये जो फलन का फुल फॉर्म है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, ये वाला पॉइंट आप बेहतरीन ढंग से याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये वाला पॉइंट, ठीक, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बेहतर ढंग से इसको नोट भी कर लें। एग्ज़ाम से पहले इन सारे पॉइंट को देख करके जाना है। अब अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य क्या है कि ग्रेड वार पाठ्यक्रम के साथ उनकी मैपिंग करके सरल मापनीय सीखने के परिणामों को, सीखने की मैट्रिक्स को विकसित करना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे इसके जो है प्रमुख उद्देश्य हैं इस मिशन के, ग्रेड वार है। अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि यह है गतिविधि पर जोर देकर समावेशी कक्षा का माहौल सुनिश्चित करना है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है।
समावेशी कक्षा का माहौल सुनिश्चित करना, शिक्षण आधारित शिक्षण को मजबूत करना, बच्चों की दैनिक जीवन, ये वाला पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, ये पॉजिटिव पॉइंट है, बच्चों की दैनिक जीवन की स्थिति के साथ जोड़ना। तो 2 पॉइंट यहाँ बहुत महत्वपूर्ण नजर आया, समावेशी कक्षा का माहौल सुनिश्चित करना, और दूसरा पॉइंट है कि दैनिक जीवन की स्थिति के साथ जोड़ना। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि मात्र हित धारकों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भाषा, क्षेत्रीय स्थानीय भाषा महत्वपूर्ण है। यानी मदर टंग का यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होगा, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का योगदान दिया गया है, और इन चीज़ों को, इन लैंग्वेजों को, खास करके भाषा क्षेत्रीय हो और स्थानीय हो, ताकि बच्चे बेहतर ढंग से अपनी समझ बना सके, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को आसानी से समझ बना लेते हैं। इसलिए भाषा जो है क्षेत्रीय होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए, ताकि बच्चे बेहतर ढंग से समझ बना सके। अब अगली पॉइंट की हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि सभी छात्रों के सीखने के स्तर पर नज़र रखना और समय समय पर स्कूल आधारित मूल्यांकन करना सुनिश्चित करना। यहाँ एक पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा होगा, स्कूल आधारित मूल्यांकन। स्कूल आधारित मूल्यांकन ये निपुण का जो है उद्देश्य है। अब अगला पॉइंट क्या कर रहा है, मूलभूत भाषा और साक्षरता पर भी इसका क्या कंसेप्ट है। भाषा का पहले से मौजूद ज्ञान, यानी प्रीवियस नॉलेज, भाषाओं में साक्षरता कौशल के निर्माण में मदद करता है। जिन बच्चों की अपनी घरेलू भाषा की नींव, देखिए ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इस वाले पॉइंट को आपको एकदम पूरी तरीके से, घरेलू भाषा में नींव मजबूत होती है, वो अंग्रेजी और दूसरी भाषा में अधिक आसानी से सीख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जिनका घरेलू भाषा में स्ट्रांग होगा, वो जाहिर सी बात है दूसरे लैंग्वेज में, चाहे अंग्रेजी हो या किसी भी लैंग्वेज में, वो आसानी से सीख सकते हैं। अब इसमें एक डिकोडिंग का मामला है, जिससे जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन आ भी चुके हैं। इस डोमेन में प्रिंट जागरूकता, अक्षरों का ज्ञान और डिकोडिंग और शब्द पहचान की क्षमता शामिल की जाती है। तो ये डिकोडिंग वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है लिखना। लिखना से भी इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है जुड़ा हुआ। इस डोमेन में अक्षर और शब्द लिखने के साथ साथ अभिव्यक्ति के लिए लिखने की क्षमता भी शामिल है। तो ये हमारा लिखने वाला पॉइंट भी निपुण से जुड़ा हुआ जो है ये क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आप लोगों को हम कुछ टाइमिंग देंगे, कुछ सेकंड के लिए आप सोचिए, उसके बाद फिर हम बताने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर पहला वाला ही होगा, यानी जैसे कि हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि 5 जुलाई 2021 को लागू हुआ था। हम फिर पिछले तरह से आपको ले आना चाहेंगे, जहाँ पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। फ्रेंड्स आप देख लेंगे बेहतर ढंग से। यहाँ देखिए यही वाला पॉइंट हम आपको दिखाना चाह रहे थे। उस वक्त हमने बोला भी था कि आपको ये 5 जुलाई 2021 ध्यान में रखना है। तो चलिए अब फिर हम लोग उसी अगले क्वेश्चन पर हम लोग जाना है। अगला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है कि निपुण भारत योजना को किसने लागू किया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल, और डी नंबर पे है आदित्य योगीनाथ। जल्दी सोच करके बताएं। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग क्या देंगे नहीं देंगे, आप लोग अपने आंसर को अपने पास रखें। आपका कितना स्कोर होता है लास्ट में बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है किसका है, आप बताएं जल्दी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षकों का योगदान। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है निपुण भारत योजना के तहत। अब अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, निपुण भारत योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है। हम आपको पीछे लेके चलते हैं, आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर तेज़ी के साथ दे देंगे। यहाँ देखिए इस पॉइंट पर हम लोगों ने बात किया था कि इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2026 से 27 तक। तो अब हम लोग डायरेक्ट आंसर में जाएंगे कि इसका उद्देश्य कब से कब तक रखा गया है। यहाँ पूरी तरीके से सी आंसर होगा। अब अगला लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे सामने। लास्ट क्वेश्चन के तहत निपुण भारत योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कितने भागों में किया गया है। तो पीछे हम लोग चलते हैं, यहाँ आपको हम दिखाते हैं ताकि आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाए
कि इसको कितने भागों में, देखिए यहाँ हम लोगों ने इस पॉइंट को हाईलाइटेड करके रखा है कि 17 भागों में बांटा गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे और क्या आंसर आता है अब हम लोग यहाँ देने की कोशिश करते हैं। देखिए 17 भागों में, 27 भागों में, 15 भागों में, 13 भागों में, तो आसानी से आप दे सकते हैं कितने भागों में, 17 भागों में। तो ये वाला आंसर इसका सही होगा। फ्रेंड्स अब आप बताएंगे आपके कुल कितने स्कोर हुए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक साझा कीजिएगा।